तो हेलो माय होम साइंस लर्नर, मैंने आप लोग को जो है आप लोग को वसा में घुलनशील जितने भी विटामिन हैं उनके बारे में बता दिया है। मैंने आपको ए डी ई के ये चारों विटामिन्स को फुल थ्योरी में आप लोग को दे दिया है। अब मैं आज आप लोग के लिए जल में घुलनशील विटामिन्स को स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप लोग को सबको पता होगा कि जल में घुलनशील विटामिन होता है आपका बी और सी। इसमें जो बी होता है वो एक समूह में होता है। इसमें B1 B2 B3 और बहुत सारे बी से रिलेटेड आते हैं। और इसके अलावा आपका सी होता है। तो इस तरीके से मैं एक वीडियो के माध्यम से B1 B2 की B3 B5 इन सब की फुल डिटेल आप लोग को वीडियो के माध्यम से देती रहूँगी। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले विटामिन B1 को। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन है। इसके अलावा जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसे एंटी बेरी देखिए, जहाँ पे एंटी शब्द लग जाता है तो वो उस रोग से बचाव के लिए आवश्यक होता है। जैसे एंटी एलर्जी, तो वो एलर्जी से रोकथाम के लिए रोकथाम से संबंधित है। वैसे ही यहाँ पे लिखा है लिखा हुआ कि एंटी बेरी यानी ये जो विटामिन है ये इस रोग से बचाव के लिए आवश्यक है। तो इसीलिए इसे एंटी बेरी नाम से भी बोला जाता है। इसे तंत्रिका शोध विटामिन भी बोला जाता है। इसके अलावा इसे हंगर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी लोगों को पता है कि विटामिन की खोज आपके कैसमेयर फंक ने की थी। तो जो कैसमेयर फंक है इन्होंने ही विटामिन B1 को जो है विटामिन B1 को यानी कि थायमिन को विटामिन नाम दिया। इसके साथ साथ इसी कैसमेयर फंक ने ही सन 1912 ईस्वी में इसकी खोज की, विटामिन B1 की। अब देखते हैं थायमिन के कार्य। तो जहाँ पे कार्य की बात आती है तो आप इस विटामिन के संबंध में 3 बातें याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, चाहे वो TGT PGT के हों, चाहे वो LT के हों या होम साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो। तो देखिए, इसमें मुख्यतः 3 बातें ये होती हैं कि ये मांसपेशियों के लिए आवश्यक है, हृदय के लिए आवश्यक है और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। ये मेन जो थायमिन का कार्य है वो मांसपेशियों के लिए है, तंत्रिका तंत्र से है और हृदय के लिए। तो अब समझते हैं थायमिन के कार्य को। तो थायमिन जो होता है वो देखिए लिखा भी है, ये मांसपेशियों के क्रियाशील हेतु आवश्यक है। नाड़ी संस्थान यानी आपकी जो नाड़ियाँ सही प्रकार से गति करती है, नाड़ी संस्थान के सही क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। हृदय गति, जो हमारे हृदय है वो सही से कार्य करता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे, तो हृदय गति को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा ये वृद्धि में भी सहायक है और पाचन क्रिया में भी सहायक है। जब जो प्रोटीन होता है, जब प्रोटीन हमारे शरीर में जाकर विखंडित होता है तो वो अमीनो एसिड में विखंडित होता है। तो अमीनो एसिड के चयापचय में ये कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। कौन? आपका ये विटामिन B1 यानी थायमिन। तो थायमिन को कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि थायमिन कौन सा विटामिन कोएंजाइम्स के रूप में कार्य करता है। तो आपका विटामिन B1 कोएंजाइम्स के रूप में कार्य करता है। इसके साथ साथ ये कार्बोज के चयापचय में भी सहायक है, आपका विटामिन B1। चलिए आगे देखते हैं थायमिन की विशेषताएं। देखिए, मैंने अभी जितने भी आपको वीडियो कराए हैं कभी मैं इसमें इन सारे जो आपका विटामिन A हो गया, D हो गया, आपका K हो गया, C हो गया, तो इस तरीके से विटामिन में ये जरूर पूछा जाता है कि अम्ल का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्षार का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्षारीय माध्यम से नष्ट हो रहा है या अम्लीय माध्यम से नष्ट हो रहा है। तो मैंने आप लोग को अभी तक जितने भी वीडियो दिए हैं, जितने भी आपको थ्योरी दी है, उनमें सब में मैंने इस चीज़ को मेंशन कर दिया है। तो थायमिन की विशेषताओं को समझते हैं। यह जो है आपका रंगहीन रवेदार पदार्थ होता है, अम्लीय माध्यम में स्थिर रहता है, लेकिन आपका जो क्षारीय माध्यम होता है उसमें ये आपका नष्ट हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, ये आपका नष्ट हो जाता है। क्षारीय माध्यम में कमरे के तापमान पर यह नष्ट हो जाता है, जबकि ये अम्लीय माध्यम में स्थिर बना रहता है। और इसके साथ साथ ये आपका रंगहीन रवेदार पदार्थ होता है। तो ये विशेषताएं सभी की आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ऐसे बन ही जाते हैं। उसके बाद थायमिन की कमी का प्रभाव। तो सभी को पता होगा कि थायमिन की कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। लेकिन बेरी भी आपका 3 प्रकार का होता है। इसके अलावा कौन सा बेरी किस में होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में जानना होता है। तो आपका जो शुष्क बेरी होता है, आपका जो बेरी नामक रोग है उसे 3 भागों में बांटा गया है। इसमें आपका आता है शुष्क बेरी, आध बेरी, बाल बेरी।
तो आपका जो शुष्क बेरी-बेरी है, इसको आप सूखा शब्द से जोड़ेंगे तो आप इसको इसमें क्या होता है आपकी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मांसपेशियों का सूख जाना, मांसपेशियाँ छीड़ हो जाना, कमज़ोर हो जाना, तो ये आपका शुष्क बेरी-बेरी का मुख्य लक्षण है। आर्द्र बेरी-बेरी ये गीला, तो यानी कि शरीर में पानी अधिक हो रहा है जिसकी वजह से शरीर में गीलापन हो रहा है, तो इसको आप इससे जोड़कर याद कर सकते हैं। बाल बेरी-बेरी, बाल शब्द से तात्पर्य ये है कि ये शिशुओं और बच्चों में होने वाला रोग है, तो अब इसको समझते हैं। थायमिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, जिसे 3 भागों में बाँटा गया है। इसको शुष्क बेरी-बेरी, आर्द्र बेरी-बेरी और बाल बेरी-बेरी के नाम से जाना जाता है। तो समझते हैं सबसे पहले शुष्क बेरी-बेरी। तो जैसे मैंने एक अभी ट्रिक के माध्यम से आपको बताया कि शुष्क बेरी-बेरी को सूखे से डिनोट करेंगे, सूखे से रिलेट करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएँगे। तो देखिए, हाथ पैर सूख कर काँटे के समान हो जाते हैं। किसमें? आपके जो इसमें शुष्क बेरी-बेरी होता है उसमें हाथ पैर सूख कर काँटे के समान हो जाता है। हाथ पैर की मांसपेशियाँ छीड़ होकर नष्ट होने लगती हैं। किस वजह से? क्योंकि मांसपेशियाँ में जो है मांसपेशियाँ सूख रही हैं और हाथ पैर सूख क्यों रहे हैं? क्योंकि मांसपेशियाँ सूख रही हैं, इसलिए शरीर एकदम काँटे के समान हो रहा है। किसमें? आपका शुष्क बेरी-बेरी में। उसके बाद उसके साथ-साथ आपकी नाड़ियों की जो संवेदना होती है वो भी समाप्त होने लगती है आपकी किसमें? शुष्क बेरी में। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है। न्यूराइटिस न्यूरो जहाँ पे भी शब्द आ जाए वहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये मस्तिष्क की बात हो रही है, यानी तंत्रिका तंत्र की बात हो रही है। तो जब कभी ये आपसे पूछ लें कि पेरिफेरल न्यूराइटिस से क्या मतलब किससे संबंधित है, तो ये आपका तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। इसमें आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है। लेकिन इसमें लक्षण क्या है? तो इसमें लक्षण क्या होता है कि इसमें शरीर में सुई के समान सुई चुभने के समान शरीर में दर्द होता है। किसमें? पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सुई चुभने के समान दर्द कहाँ किसमें होता है, तो वो होता है आपका पेरिफेरल न्यूराइटिस में। पेरिफेरल न्यूराइटिस है क्या? ये तंत्र से संबंधित विकार है। तो अब इसको समझते हैं। इसमें नाड़ियों की संवेदना समाप्त हो जाती है। उसके बाद इसी रोग में शुष्क बेरी-बेरी में पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें सुई के समान चुभने के समान दर्द होता है। इसमें क्या होता है? आपकी पेरिफेरल न्यूराइटिस में आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। जब आपका मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा, आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा, तो आप सबको पता है कि जो शरीर के जितने भी कार्य हैं वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से भी होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन ही पूरे शरीर को सिग्नल भेजता है जो कि हमें भूख लगी है, हमें सोना है, हमें जगना है, हमें उठना है। लेकिन जब तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा तो हमें क्या होगा? इसमें जो मुख्य लक्षण दिखाई देंगे, इसमें हाथों पैरों में सुन्नपन हो जाएगा, झुंझुनी सी लगेगी, उसके साथ साथ चलने में कठिनाई होएगी, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है वो शरीर को सिग्नल नहीं दे पा रहा होता है, और साथ ही साथ आंशिक लकवा जैसी स्थिति हो जाएगी। जब देखिए, जब मस्तिष्क को सिग्नल नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? आपके हाथों पैरों में सुन्नपन हो जाएगा, झुंझुनी लगेगी। इसके अलावा जब मस्तिष्क से सिग्नल ही नहीं आ रहे तो व्यक्ति को चलने में बहुत कठिनाई होएगी। उसके अलावा वह आंशिक लकवा यानी एक अंग एकदम स्थिर होने लगेगा, आंशिक लकवा का भी शिकार हो सकता है। उसके साथ साथ इसमें मानसिक भ्रम और याददाश्त की समस्याएं भी देखी जाती हैं। किसमें? आपके शुष्क बेरी-बेरी में। तो शुष्क बेरी-बेरी को आप सूखे से डिनोट कर सकते हैं, सूखे से रिलेट कर लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि मांसपेशियां सूखने लगती हैं, शरीर छीड़ हो जाता है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार हो जाता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस जिसे बोलते हैं। इसमें सुई चुभने के समान दर्द होने लगता है। इसके अतिरिक्त मानसिक भ्रम और याददाश्त की समस्याएं भी देखी जाती हैं। उसके बाद में देखते हैं आर्द्र बेरी-बेरी। जैसा कि आर्द्र यानी गीला, तो इसको आप गीले से संबंधित करके आसानी से समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे इसमें जिसको भी आर्द्र बेरी-बेरी होता है, इसमें क्या होता है कि शरीर में पानी भरने लगता है। मैंने आपको क्वाशियरका नामक रोग में बताया था कि जब शरीर में पानी भरने लगता है तो वह एडिमा की स्थिति हो जाती है। तो सेम वही स्थिति इसमें भी हो जाती है कि इसमें शरीर में पानी भरने लगता है, पानी जमा होने लगता है, जिसमें एडिमा नामक रोग हो जाता है, और इसमें शरीर में सूजन आने लगती है। इसमें भी जो सूजन प्रारंभ होती है वो पैरों से होती है और फिर धीरे धीरे बढ़कर हाथों, चेहरों और गर्दन में भी हो जाती है आपके किसमें? आर्द्र बेरी-बेरी में। उसके बाद में सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है, खास करके जब शारीरिक गतिविधियां की जा रही हो, मतलब जब व्यक्ति चलने की कोशिश करता है या उठने की कोशिश करता है या कुछ कार्य करने की कोशिश करता है तो उसमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसके बाद में ये जो दिल की धड़कन होती है वह तेज होने लगती है। दिल की धड़कन जैसी हृदय संबंधित लक्षण भी दिखाई देते हैं। देखिए, मैंने आपको यही 3 चीज़ बोली थी कि मांसपेशियों से संबंधित समस्या होगी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या होगी, हृदय से संबंधित समस्या होगी। किसमें? विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से। और दिल की तेज धड़कन होने लगती है जिसमें हृदय संबंधी लक्षण दिखते हैं, जो गंभीर होने पर हृदय विफलता का भी कारण बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हृदय की जो धड़कने की गति है वह प्रभावित होती है
होती है तो इसमें हार्ट अटैक आने का भी खतरा दिखाई देता है। किसमें? आपका आद बेरी में। इसमें शरीर में सूजन आ जाती है, शरीर में पानी भर जाता है और व्यक्ति जो जितनी भी शारीरिक विधियाँ होती हैं उसको करने में भी उसको बहुत ही परेशानी होती है। इसके अलावा दिल पर बहुत अधिक जोर पड़ने लगता है। दिल जो है आपका हृदय है वह सही ढंग से कार्य नहीं कर पाने के कारण कभी कभी हार्ट अटैक की स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। उसके बाद में देखते हैं बाल बेरी। इसमें क्या होता है? यह शिशुओं में होने वाला रोग होता है, मतलब ये जो पैदा हुए बच्चे होते हैं उनमें होता है। यह मुख्य रूप से होता है जब माँ का स्वास्थ्य उत्तम ना हो। जैसे कोई भी गर्भवती स्त्री जब सही प्रकार से पोषक तत्व नहीं लेती है तो उससे जो बच्चा जन्म लेते हैं वो अधिकतर इस रोग का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो माँ का दुग्धपान कर रहे हैं उनमें भी अगर माँ में पोषक तत्वों की कमी है तो उनके दुग्ध से उतना पोषक नहीं प्राप्त होगा जितना बच्चों को मिलना चाहिए। तो इस स्थिति में भी बच्चे बाल बेरी रोग के शिकार हो जाते हैं। तो इसको समझते हैं। यह मुख्यतः शिशुओं में होने वाला रोग है। यदि माँ का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है या फिर माँ के दूध में पोषक तत्वों की कमी है तो ऐसी माँ के शिशुओं को यह रोग अधिक होने की संभावना रहती है। इसमें क्या होता है? इसमें भी शिशुओं की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। सॉरी इसमें शिशुओं की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। जैसे उनको शरीर में बहुत ऐंठन लगती है, वो इधर उधर ऐंठते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर बच्चे छोटे पे होता है कि शरीर को एकदम ऐंठा लेते हैं। उनको ऐसे मतलब लगता है कि शरीर में बहुत दर्द हो रही है, बहुत पेन हो रही है। तो ये इस रोग का लक्षण है। इसमें शरीर में बहुत ऐंठन होती है, इसके कारण दर्द के मारे वो रोने भी लगते हैं। इसके साथ साथ में पाचन संबंधित भी उनके में जो ऐसे बच्चे होते हैं उनमें पाचन तंत्र से संबंधित भी समस्याएं देखी जाती हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि उनका भूख ना लगना, वो चिड़चिड़ापन होना, उनको नींद ना आना, ऐसे बहुत से लक्षण दिखाई देते हैं। और यदि ये स्थिति को मतलब नहीं देखा जाता है, उसका ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह स्थिति अत्यंत गंभीर होती जाती है। इसमें भी मांसपेशियां धीरे धीरे प्रभावित होती जाती हैं, बच्चों का विकास भी प्रभावित हो जाता है और अंत में बच्चे जो है यह गंभीर और जानलेवा भी हो सकता है। तो इसके लिए भी बाल बेरी से बचाव के लिए भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो इससे इस रोग का बचाव हो जाता है। प्राप्ति के स्रोत, तो अनाजों में जो यह प्राप्त होता है तो चावल की जो सबसे ऊपरी परत होती है उससे प्राप्त होता है। उसके अलावा जो गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं भूरा चावल, उससे भी प्राप्त होता है और गेहूँ से भी इसकी प्राप्ति होती है। आपकी थायमिन B1 की मांस में ये सूअर के मांस से भी प्राप्त होता है। इसके अलावा ये गौ मांस से भी प्राप्त होता है और कुछ विशेष प्रकार की मछलियाँ होती हैं उनसे भी आपको थायमिन B1 की प्राप्ति होती है। फलियाँ और सब्जियों में या दालों से भी प्राप्त होता है, मटर में से प्राप्त होता है, आलू से प्राप्त होता है, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा विटामिन B1 क्या है, थायमिन के कार्य क्या है, उसके बाद थायमिन की कमी का प्रभाव क्या है, थायमिन की वजह से B1 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो इसमें शुष्क बेरी हो गया, आद बेरी हो गया और आपका बाल बेरी हो गया। तो आई होप मैंने जो भी आप लोग को समझाया आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मैं ऐसे आगे आप लोग को वीडियो देती रहूँगी। थैंक यू सो मच।